दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य एवं रसद विभाग यानी जो भी राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली है। इसमें अभी आपको पता होगा कि कुछ दिनों के लिए जो साइट थी वो बंद कर दी गई थी, जहाँ से आपको आपके जो राशन कार्ड आवेदन करते समय राशन कार्ड का जो नंबर था वो जनरेट नहीं हो रहा था। यहाँ पर दोस्तों आप राशन कार्ड आवेदन करने के बाद पहले जो प्रोसेस रहता था डुप्लीकेसी चेकिंग के लिए आप आवेदन करते थे, उसके बाद आप यहाँ पर फाइनल अलाउ करते थे। तो अब यहाँ पर आपको क्या होता है कि यहाँ पर कई एक बदलाव हो गए हैं, जिसमें आप लोग गलतियाँ कर देते हैं और आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो आपको नहीं मिल पाता है। राशन कार्ड नंबर जनरेट होता है, लेकिन एक छोटी-सी मिस्टेक की वजह से आप अपना राशन कार्ड नंबर खो देते हैं। तो यहाँ पर अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताएँगे कि खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली है, इसमें क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, किस तरह से आप अपने एक नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाएँगे। बाकी आपको ध्यान रखना है, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको विभागीय एकीकरण सेवाएँ हेतु आवेदन इस तरह से ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। यहाँ पर आपके पास अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर दिखना चाहिए, आपका 0 होगा तो यहाँ पर आपको ओपन नहीं होगा, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट मोर कोटा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ऐड कर लेना है। तो हमारे में ऑलरेडी ऐड है, हम अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से सर्विसें देखने को मिल जाएँगी। आपको डिपार्टमेंट में यहाँ पर देखेंगे तो फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। कई सारे लोगों को ये जानकारी है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नए सीएससी सेंटर खोलते हैं तो उनको भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है। अब इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। राशन कार्ड आवेदन को 72 घंटे के भीतर लॉक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आवेदन को स्वतः निरस्त माना जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से देखने को मिलता है। अब आपको एनएफआईसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से लेफ्ट की साइड में कर्सर लेके आते हैं, तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड आवेदन के लिए नई प्रविष्टि यानी पात्र गृहस्थी और इस तरह से नई प्रविष्टि अंत्योदय इस तरह से ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप अपना राशन कार्ड है उसमें अगर संशोधन करना चाहते हैं तो राशन कार्ड हेतु संशोधन हेतु आवेदन इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बट अभी यहाँ पर हम एक आवेदन करने वाले हैं पात्र गृहस्थी के लिए। तो इसके बाद दोस्तों आप जिस भी जिला से आवेदन कर रहे हैं उस जिले को सिलेक्ट करेंगे और अपना क्षेत्र चुनेंगे। ग्रामीण क्षेत्र है या नगरीय आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आईडी यानी आपका जो भी आय प्रमाण पत्र होगा उसका आपको यहाँ पर आवेदन संख्या और जो भी प्रमाण पत्र संख्या वो दर्ज करके आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपका जो भी आवेदन है ये 7 स्टेप में आपको कंप्लीट करना होता है। पहले बेसिक डिटेल्स और सेकंड स्टेप में आपको एड्रेस डिटेल, थर्ड स्टेप में आपको फैमिली डिटेल, फोर्थ स्टेप में आपको बैंक डिटेल्स, स्टेप 5 में देखेंगे तो अटैचमेंट, स्टेप 6 में देखेंगे तो एनएफआईसी क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है और स्टेप 7 में देखेंगे तो प्रीव्यू एंड लॉक का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पहले इस तरह से यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड लॉक का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं मिलता था। यहीं पर बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं, तो अभी आपको यहाँ पर किस तरह से गलती नहीं करनी है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको ज़रूर जान लेना है। अब यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र के आवेदन की संख्या और जो भी सर्टिफिकेट आईडी है उसके माध्यम से यहाँ पर आवेदक का नाम जो कुछ है यहाँ पर आपको देखने को इस तरह से मिल चुका होगा। आवेदक के पिता का नाम, जिला, तहसील, परिवार की वार्षिक आय क्या है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगी। पहले यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र का विवरण था वो इस तरह से देखने को नहीं मिलता था, बट अब यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना विकास खंड सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से राशन कार्ड कोटेदार का नाम सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको परिवार के मुखिया का विवरण देना होगा। अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तो आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर है तो आपको यहाँ पर उसका नाम हिंदी में एंटर करना है, उसके बाद अंग्रेजी में एंटर करना है, उसके पिता का नाम हिंदी में, उसके पिता का नाम अंग्रेजी में, यहाँ पर उसके पति का नाम हिंदी में, पति का नाम अंग्रेजी में, माता का नाम हिंदी में, माता का नाम अंग्रेजी में। इस तरह से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको अपना वर्ग सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, जन्म तिथि दर्ज करनी है। अब यहाँ पर आपको जन्मतिथि उसी की दर्ज करनी है, जो भी यहाँ पर मुखिया का नाम होगा, जो भी महिला मुखिया होती है, उसका यहाँ पर जन्मतिथि दर्ज करनी है। यहाँ पर आपको इस तरह से कंसेंट पर टिक करना है, आधार कार्ड संख्या दर्ज करनी है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो दर्ज करेंगे, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक जेंडर सिलेक्ट ही रहता है, पेशा और व्यवसाय क्या होता है, इस तरह से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद परिवार की जो वार्षिक आय है ऑटोमेटिक फिल्म मिलेगी, गैस कनेक्शन की स्थिति क्या है या नहीं है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको विद्युत कनेक्शन की स्थिति का ऑप्शन मिलेगा, है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं हो तो नहीं पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपको सेकंड स्टेप में एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर वर्तमान निवास का जो विवरण है वो देना होगा। यहाँ पर अपना मकान संख्या, फ्लैट संख्या दर्ज करेंगे।
यहाँ पर आपको अपना ग्राम या मजरे का जो नाम है वो दर्ज करेंगे। आपको ध्यान रखना है जो रजिस्ट्रार है वो आपको फिल करना मैंडेटरी है, बाकी इस पर रजिस्ट्रार नहीं हो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको जिले का जो नाम है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट मिलेगा, ब्लॉक का नाम भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा, ग्राम पंचायत भी सिलेक्ट मिलेगी। इसके बाद यहाँ से आपको अपना टाउन या नगरीय क्षेत्र वो सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्थायी पते के रूप में ही वर्तमान पता रखना है, तो आपको इस कंसेंट पर टिक करना है, तो ऑटोमेटिक जो भी पता आपने दर्ज किया होगा वो यहाँ पर भी दर्ज हो जाएगा। सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप में आपको फैमिली डिटेल ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले जो भी मेन मुखिया था उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपका सिंगल नाम है तो आपको यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप इसी में और भी सदस्य ऐड करना चाहते हैं तो नए परिवार का सदस्य जोड़े का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही दोस्तों नए परिवार का सदस्य जोड़ने के लिए यहाँ पर आपको सदस्य का नाम हिंदी में दर्ज करना होगा, सदस्य का नाम अंग्रेजी में दर्ज करना होगा, आधार के अकॉर्डिंग ही आपको दर्ज करना है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको जन्म तिथि दर्ज करनी है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, वार्षिक आय यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर पिता का या पति का जो नाम है वो हिंदी में भरेंगे, इसके बाद अंग्रेजी में भरेंगे। मुखिया से संबंध क्या है, जिसको भी आप ऐड कर रहे हैं उसका मुखिया से क्या संबंध है वो आप ऐड करेंगे। इसके बाद सार्वजनिक विवरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति है, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अब यहाँ पर अपना जो भी आधार संख्या है वो दर्ज करेंगे जिस भी मेंबर को आप ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आपको सदस्य जोड़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो जो सदस्य आपका ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपको बारी-बारी करके जितने भी सदस्य ऐड करना चाहते हैं, ऐड होने के बाद आपको नए परिवार का सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ऐड हो जाएँगे। जितने भी सदस्य हैं आप ऐड हो जाने के बाद सुरक्षित करें व आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो सभी सदस्य जो हैं ऐड हो जाते हैं। थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपके सामने फोर्थ स्टेप में बैंक डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें आपको एक बैंक का विवरण देना होगा। बैंक खाता किसके नाम से दे सकते हैं, मुखिया स्वयं के नाम से दे सकते हैं, मुखिया के पिता के नाम से, मुखिया के पति के नाम से, मुखिया की संतान के नाम से, मुखिया की माता के नाम से। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसका भी खाता देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर मुखिया स्वयं के नाम खाता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाताधारक का जो नाम है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बहुत सारी बैंकें मिल जाती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। बैंक शाखा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, नहीं आएगा तो आपको यहाँ से दर्ज कर लेना है। इसके बाद जो बैंक खाता संख्या है वो दर्ज करेंगे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों बात करें मुखिया की फ़ोटो की, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि जेपीजी साइज़ में ही आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखो इस तरह से जेपीजी फॉर्मेट का। यहाँ पर आपको विथ और हाइट दी गई है 132 इंटू 170 में ही आपको रखना है। यहाँ पर इसका जो साइज़ है फ़ोटोग्राफ का वो 30 केबी से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैंक पासबुक अपलोड करेंगे। बैंक पासबुक के लिए आप चाहें तो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में रख सकते हैं और 100 केबी से आपको कम रखनी है। इसी तरह से आपको आधार कार्ड की जो कॉपी है वो भी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पर आधार का साइज़ भी जो है वो 100 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़े का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी अटैचमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको इस तरह से ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एनएफएससी का जो क्राइटेरिया मानक है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आप आयकर दाता है या नहीं है तो हाँ पर सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो पर सिलेक्ट कर लेना है, परिवार में 4 पहिया वाहन है या नहीं है। इसी तरह से आपको सभी ऑप्शन को टिक कर लेना है। तो हम यहाँ पर सभी ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो भी मानक हैं, जो भी एनएफएससी का जो क्राइटेरिया है उसको आपको इस तरह से यस नो के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको सुरक्षित करे का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी आवेदन रहेगा उस आवेदन का प्रीव्यू जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से प्रीव्यू इस तरह से देख सकते हैं। पहले यहाँ पर इस तरह से जो प्रीव्यू था वो देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो जनरेट हो जाता, जो भी राशन कार्ड आईडी है वो जनरेट हो जाती थी। आप यहाँ पर फाइनल लॉक करना चाहते हैं तो लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लॉक करने से पहले आपको जो भी यहाँ पर राशन कार्ड की जो आईडी है उसको ज़रूर नोट कर लेना है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप इसको नोट करना भूल गए तो ये आपको दोबारा से नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपको फाइनल लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से एक बार ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो भी आवेदन है वो सक्सेसफुली लॉक हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जो भी आपका राशन कार्ड है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉक करने से पहले आपको राशन कार्ड आईडी नंबर जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि आपने वहाँ पर डायरेक्ट फाइनल लॉक कर दिया तो ये आपको दोबारा स्लिप डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।